देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून जो कि 2 लोकसभा क्षेत्रों में बटी हुई है। पहला है टिहरी गढ़वाल तो दूसरा है हरिद्वार। ऐसे में उत्तराखंड की राजधानी यानी कि देहरादून की जनता 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए क्या सोचती है और किस आधार पर वोट करने जा रही है। देवभूमि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की सियासी गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इसका असर देखा जा सकता है। प्राचीन किंवदंतियों की माने तो देहरादून पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य की तपोभूमि थी। वहीं वर्तमान में बड़े एजुकेशन हब के रूप में जानी जाती है। देहरादून का मौसम इसको भारत के अन्य शहरों से अलग बनाता है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। पर्यटन की दृष्टि से देहरादून का महत्वपूर्ण स्थान है। देहरादून शिक्षा के लिए देश और दुनिया में जाना जाता है। देहरादून उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों का गेटवे है। देहरादून की सियासत की बात की जाए तो देहरादून में टिहरी गढ़वाल लोकसभा का कुछ हिस्सा और कुछ हरिद्वार का हिस्सा आता है। टिहरी गढ़वाल लोकसभा में अब तक 18 चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 10 चुनाव कांग्रेस और 8 बीजेपी जीत चुकी है। टिहरी से इस बार बीजेपी प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी शाह हैं, जो कि 2014 से इस सीट पर सांसद हैं। वहीं कांग्रेस ने जोत सिंह गुनसोला को यहां से उम्मीदवार बनाया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में माला राजलक्ष्मी शाह ने 5,65,333 वोटों से जीत हासिल की थी। कांग्रेस के प्रीतम सिंह ने 2,64,747 वोट हासिल किए। निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल मणि ने 10,686 वोट हासिल किए। आज हम क्या बोले भारत में देहरादून आ पहुंचे हैं, जहां पर जनता के बीच में जाकर जनता से बातचीत करेंगे कि आखिर 2024 का लोकसभा चुनाव देहरादून की जनता किस तरीके से देखती है। तो चलिए आइए आपको लिए चलते हैं जनता के बीच। देहरादून में हम इस समय मौजूद हैं और नारी शक्ति के साथ, और जिस तरीके से शक्ति को लेकर फिलहाल 2 बड़े राजनीतिक दल आमने सामने हैं, ऐसे में नारी शक्ति के साथ बातचीत करनी जरूरी हो जाती है। मैम, लोकसभा चुनाव है 2024 का, क्या प्रमुख मुद्दा रहने वाला है आपके लिए? जी, प्रमुख मुद्दा ये है कि थोड़ा लेडीज़ को प्रमोट किया जाए। जो हम लोग यूजली देखते हैं कि नेता की या सीएम वगैरह इनकी वाइफ्स को ही आप लोग जो है दूसरा पद दे देते हैं। आउटर्स की लेडीज़ को जो है इनको मौका दिया जाए, जो ये भी जुड़ी हुई हैं, इनकी सोच सुनी जाए, इनकी सोच समझी जाए और इनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। इसके अलावा बात की जाए तो देहरादून में हम मौजूद हैं। देहरादून में किस काम को लेकर आप देखती हैं और किस आधार पर वोट करने जाएंगी? जैसा कि हम जानते हैं, लास्ट टेन्योर में मोदी जी ने हमें संतुष्ट ही किया है। हम चाहेंगे आगे भी हमारी बातों को ध्यान रखा जाए। मेन एक सुरक्षा मुद्दा है कि महिला रात में निकल सके। वो रात में ड्यूटी करके वापस आ रही है तो उसे उस सेफ्टी में फील हो कि मैं आ सकती हूँ। हम चाहे जितना आगे निकल आए, सेफ्टी अभी भी वही है। वो चाहे एक घर हो, चाहे सड़क हो, चाहे पूरी दुनिया हो, महिला कहीं भी सेफ नहीं है। मेरा मुद्दा है कि उसकी सेफ्टी में थोड़ा ध्यान दिया जाए। बाकी विविध क्षेत्रों में उन्होंने बहुत सी उपलब्धियां हासिल करी हैं, वो चाहे वो राष्ट्रीय हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो, चाहे अभी उन्होंने जम्मू कश्मीर का जो कानून किया, चाहे वो सीएए हो। उससे हमारे देश को जो फ़ायदा मिल रहा है वो ठीक है, बट हमें एक पर्सनल लेवल पे हम एक इंडिविजुअल हैं, उसमें हमें जो चाहिए वो हमारी एक सुरक्षा है। हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए। हमारे जैसे कि नेता आते हैं उसमें एक महिला नेता होना चाहिए, शायद वो हमें ज़्यादा अच्छा समझेगी। तो हमारा बस यही मुद्दा है कि एक महिला को आगे। आपने बात की, अभी संसद में आरक्षण, महिला आरक्षण का बिल आया, 33% विधानसभा और लोकसभा में अब आरक्षण मिलने जा रहा है कुछ समय बाद। आपको लगता है कि ये शुरुआत हो चुकी है? हाँ, शुरुआत हो चुकी है और आगे के जो 5 साल उनके हैं, बस हम इसी उम्मीद में उनको वोट देना चाहेंगे कि जो आगे के 5 साल है वो इसमें जो आरक्षण मिला है इसको एप्लीकेबल भी किया जाए। बहुत सी चीज़ें हैं जो फाइल्स में दबी रह जाती हैं, उनको आगे भी लाया जाए। एटलीस्ट हमारा बोलने का ये मुद्दा है, इसको नोटिस भी आए। एक पॉइंट तो ऐसा है जो हमें आगे की सरकार को देखने को मिले। बाकी हमें उम्मीद है कि वो ऐसा करेंगे। मैम, आपके लिए क्या मुद्दा रहने वाला है लोकसभा चुनाव? मेरे लिए मुद्दा ये है कि अब मोदी जी ने हमें संसद में, विधानसभा में 33% का आरक्षण तो दे दिया है, लेकिन हमें डिसीजन लेने की नहीं फैसिलिटी दी। हमें चाहिए कि हम लेडी अपने लिए डिसीजन खुद ले सके, हमारे ऊपर जेंट्स हावी ना हो, अपना डिसीजन खुद ले, अपने घर के लिए भी और हर एक चीज़ के लिए, अपने जीवन के लिए भी। और हमें सुरक्षा की भी है। हम रात में कहीं आ जा नहीं सकते। अगर कहीं आना, दिन में ही हम लोग का निकलना मुश्किल हो जाता है, कहीं भी हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें बस
अगली सरकार ये चाहिए कि हम महिलाओं के लिए कुछ करें, महंगाई से लेकर हर एक चीज़ के लिए हम महिलाओं के लिए सरकार कुछ करे। लगातार अगर बात की जाए तो देश में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा है, खासकर निर्भया के बाद से सारी सरकारें सचेत हुई, कई सारे कानून लाए। आपको लगता है कि तब से लेकर कुछ परिवर्तन अब नजर आने लगा या अभी जस की तस स्थिति है? कुछ परिवर्तन तो हुआ है, कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम महिलाएं फ्री होके घूम सके, रात में नाइट ड्यूटी कर सके, या फिर हम अपने बच्चियों को बाहर छोड़ सके, बच्चे बाहर अकेले खेल सके, बच्चियां, ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो हमें अगली सरकार से यही उम्मीद है कि हम महिलाओं के लिए खड़े हों और हम महिलाओं को डिसीजन लेने का, हर एक चीज़ वो करने का हमें वो मिले। मैम, आप कुछ कह रही थी परिवर्तन को लेकर? जी, ये कह रही थी कि जो आप ये पूछ रहे थे कि लेडी सुरक्षा के ऊपर, कि अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे सुरक्षा नाम की है। रेप्स जहाँ हो रहे हैं वहाँ भी हो रहे हैं, पर्दा सिस्टम जहाँ अभी भी चल रहा है वहाँ चल रहा है। अब कई छोटे छोटे गांव देख लीजिए, आज भी वो पल्लू लेके ही घूम रही हैं। क्यों? ऐसा क्या है चेहरे में कि वो पल्लू लेके उन्हें घूमना पड़ रहा है? तो ये सारी चीज़ें हैं, कहने को तो है। और अब वो वाले क्षेत्र भी हैं जहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट्स पहन के लेडीज़ घूम रही हैं, ऐसा नहीं है। दोनों चीज़ें हैं, लेकिन बैलेंस बना के चले। बैलेंस बनाकर चलना। मैम, आपके लिए लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दा? नहीं, मैं तो पूरी तरह से संतुष्ट हूँ मोदी सरकार से। मोदी जी मेरे फेवरेट हैं हमेशा से। किस लिए फेवरेट हैं? कुछ तो वजह? एक्चुअली हमारा जो क्षेत्र है, यूपी वाला क्षेत्र है, हम जब जाते थे तो वहाँ निकलना बहुत मुश्किल था। हम ट्रेवल करने में हमें डर लगता है। किस क्षेत्र से आप? संभल डिस्ट्रिक्ट से जी। तो वहाँ हमारा रहना चलना, मतलब कहीं भी हम आ जा नहीं सकते थे फ्रीली। अब हम रात में भी निकल जाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी ने जो काम किया है यूपी में, सड़कें तो देख लीजिए, सब कुछ बहुत ही बढ़िया जी। तो मैं तो पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मुझे तो मोदी जी ही चाहिए। आपको मोदी जी चाहिए। बाकी बात की जाए तो बात हो गई किचन की बात की जाए तो फिलहाल क्या स्थिति देख रही हैं आप? रसोई गैस 100 रुपये सस्ती करी है, ये एक बड़ा मुद्दा है। कभी हमेशा महंगी ही होती आई है, जब से मैंने नोटिस किया है। सस्ती भी होती है तो 10-50, 100 रुपये एकदम से सस्ती करना उनके लिए बड़ा काम है। और रही बात सुरक्षा की, तो यूपी में तो सही में योगी जी ने बहुत किया है। मैं लखनऊ से हूँ, जो चेंजेस वहाँ आए हैं, इतने अच्छे फ्लाईओवर्स बने हैं, ट्रैफिक व्यवस्था सुव्यवस्थित हुई है बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे जो टेरर था, जो सुरक्षा है, वो बहुत ज़्यादा किया है उन्होंने। मतलब अब वहाँ पे आप फ्रीली सांस ले सकते हैं, बहुत चेंजेस हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये नारी शक्ति थी और सीधे तौर पर इनका कहना है कि बदलाव हुआ है, लेकिन अभी इक्वलिटी के साथ इक्विटी की भी चाहत है। जैसे कि पार्षद पति, विधायक पति, और इन तमाम तरह के शब्द जरूर हटने चाहिए। आरक्षण आ चुका है और उस आरक्षण को इम्प्लीमेंट किया जाए, इसका इन सभी को इंतजार है। देहरादून में इस समय मौजूद हैं चक्राता रोड पर, जहां पर जनता से जानने की कोशिश करेंगे उनके मुद्दे क्या रहने वाले हैं। सर, लोकसभा चुनाव 2024, क्या मुद्दे? मुद्दे तो देखिए, लोकसभा चुनाव है, इसमें जो चुन के जाएगा, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे ऊपर पहुंचेंगे उतनी ज़्यादा बात हमारी भी रखी जाएगी। प्लस क्या है कि इसी के थ्रू सरकार भी बननी है। तो मेरा तो ये मानना है कि जितने ज़्यादा एक पार्टी के लोग जाए, मतलब एक मेजॉरिटी में बननी चाहिए सरकार। ऐसी टूटी फूटी सरकार बनेगी तो फिर तो उसी में रह जाता है कि इस वाले नेता को खुश करना है, इस वाले दल को खुश करना है, इनको है। तो उसमें क्या है, कोई डिसीजन भी नहीं हो पाता ढंग से, ना तो कोई डिसीजन हो पाता, ना कोई प्रोग्रेस हो पाती। तो इस वजह से, प्लस थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पे बीजेपी ने भी ठीक काम किया, तो मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं उसकी तरफ ही वोट करूँगा। हमारे यहाँ से राज्य लक्ष्मी शाह जी हैं जो खड़े हैं, वो पहले भी बहुत बारी चुनाव जीते हैं, इस बार भी होपफुली हम तो उन्हीं को वोट करेंगे। बाकी देखते हैं, लोग भी, जनता भी खुश है उनसे, तभी वो रेगुलर चुनाव जीतते हुए भी आ रहे हैं। बाकी ये है कि जितने ज़्यादा वोट जाएंगे उतना बेटर सरकार ऊपर बनेगी। क्योंकि अगर मान लीजिए सामने वालों को भी वोट मिलते हैं बाई चांस, तो उनकी सरकार में मुझे थोड़ा सा ये रहता है ना, जैसे देखिए अभी भी वो लड़ते रहते हैं। एक अभी जैसे केजरीवाल अरेस्ट हुए तो तब थोड़े टाइम पहले तक गाली दे रहे थे कांग्रेस वाले उन्हें, आज कह रहे हैं कि नहीं ये तो बहुत गलत हो गया। तो ये चीज़ होती है जब थोड़ी ऐसी टूटी फूटी सरकार बन जाती है, तो इसलिए हम तो बीजेपी को ही सरकार की तरफ आप जाएंगे। मैम, अगर बात की जाए तो महिलाओं के क्या प्रमुख मुद्दे रहने वाले हैं इस चुनाव में? सर, महिलाओं के लिए तो वैसे ही इतना कुछ हो चुका है, उनके लिए महिलाओं के अंदर अब मुद्दे नहीं है। उनको आस है कि जो योजनाएं उनके लिए चली हैं वो उनको मिल जाए। आपने देखा ही होगा, सुकन्या योजना है और नंदा गौरी योजना है, सबका लाभ महिलाओं को मिल रहा है, उनको आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं। महिलाएं तो उसमें ही खुश हैं। 3 तलाक वाली बात आपको वैसे भी पता ही है, वो उनके हक में ही हुई है। बहुत सारे मुद्दे हैं सर, महिलाएं बहुत खुश हैं और वो अपना बहुमत देंगी बीजेपी को। महिलाएं बहुमत देंगे। सर, आप यहाँ पर
फल जो है वो बेच रहे हैं। आपके लिए क्या मुद्दे रहने वाले हैं? क्योंकि रेहड़ी पटरी का तो एक, चाहे दिल्ली हो चाहे कोई भी प्रदेश हो, वहाँ एक अलग पूरा मार्केट रहता है, एक आपका अलग मिजाज रहता है। आपका मिजाज क्या है? यहाँ भी ठेली लग रही है, ऐसी कोई बात नहीं है जी, लेकिन कम लग रही है और अक्सर लगेगी, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, जगह मिलेगी इनको। आप किस मुद्दे पर वोट करने जाएंगे लोग? हम तो बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी के ही हम। अच्छा। और बीजेपी का पक्का है। नहीं पड़ रहा आप पर? महंगाई तो हर चीज़ की होती है, जो भी आएगी महंगाई करेगी, महंगाई तो कम होने की नहीं। महंगाई से कोई ये नहीं है, सामान महंगा आएगा तो कोई परेशानी नहीं, महंगा बिकेगा महंगाई खाएंगे जी, सब जगह महंगाई है जी। मगर उसके साथ इनकम भी तो आप जी, इनकम भी तो बढ़ ही रही है, लोगों की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया है। अब जैसे मेरा है अपना पर्सनली, पहले मैं घर नहीं आ पाता था इतना फ्रीक्वेंटली, देहरादून दिल्ली में जॉब करता हूँ ना, बट अब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया तो अब मैं घर भी बड़ी जल्दी आ जाता हूँ। तो वो भी एक अच्छे, मतलब सिर्फ ये तो मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, बट जैसे बिजनेस के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी लोग यहाँ पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, और भी जगह हो ही रहा है। तो ये है कि सर आपके लिए क्या मुद्दा रहने वाला है लोकसभा चुनाव? देखिए, नंबर एक स्थिर सरकार हो जो देश का भला कर सके, बिकाऊ वाली ना हो। अब जैसे कुछ पार्टियां बैठी हुई हैं यहाँ पे इकट्ठी होके, उनका कुछ भरोसा नहीं है कौन सी कब इकट्ठी है कब अलग है। 2 दिन पहले एक दूसरे को गाली देते, 3 दिन फिर इकट्ठे हो जाते हैं। तो ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। हमारा तो ये जिससे हमारे देश का विकास हो। और रही महंगाई वाली बात, वो तो कौन सी सरकार है जिसमें नहीं बढ़ेगी, विकास होगा तो महंगाई बढ़ेगी। अब एम्प्लॉय की सैलरी देख ली कहाँ से कहाँ पहुँच गई। जब सैलरी कई गुना हो गई तो महंगाई तो अपने आप बढ़ेगी। ये तो नेचुरली बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये है कि अब कम से कम हर एक चीज़ जो है आदमी को आराम से इजीली भी अवेलेबल है। पहले क्या था, आप कोई चीज़ चाहिए लाइनों में खड़े रहो। गैस है 15-15, 20-20 दिन नहीं आती थी, अब अभी बुक कराइए 1 घंटे के अंदर आपकी गैस आ जाएगी। तो परिवर्तन हुआ है, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है जी, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। आप परिवर्तन वाली बात तो देखिए, हम तो एक हर हिंदू है। आप मुसलमान से पूछिए जो कि हमेशा एंटी बोलते थे, आज वो बीजेपी गुण गा रहे हैं मोदी के, अगर मोदी कुछ ना कुछ तो होगा। मतलब जो परिवर्तन हुआ है उसका असर देखने को मिलेगा। आपका गुड नेम? मोहम्मद तारिक हुसैन। अभी उन्होंने कहा किसी मुसलमान से पूछे, तो आप बताइए कैसा काम कर रही है सरकार? भारतीय जनता पार्टी शुरू से लेकर आज तक बहुत अच्छा काम करती आ रही है और मुस्लिम समाज के हितों में जितना कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है उतना कार्य 70 सालों में कांग्रेस ने नहीं किया, जितना कार्य 10 साल के। विपक्ष तो कहता है कि आप लोगों को डराया जाता है, आप लोगों को डरा के रखा जाता है। आप किस बात में, मतलब किस तरह से डराया जाता है ये पता चले ना। हमें तो कोई डर नहीं है, हम तो बेखौफ रहते हैं। और हमारे बीच में हर प्रकार का, हर दलित से लेकर हर समाज, हर प्रकार जाति का व्यक्ति रहता है और प्यार मोहब्बत के साथ रह रहे हैं। और जितनी योजनाएं मोदी जी ने मुस्लिमों के लिए आज लागू कर दी हैं और समाज के लिए जितनी योजनाएं लागू कर दी हैं, ये 400 पार जो नारा लगाया ना मोदी जी ने, वो इस बार कंफर्म होगा। आप देख लीजिए, वो इस बार कंफर्म होगा। और हर तरह का समाज। सर क्या मुद्दा रहने वाला है आपके लिए लोकसभा चुनाव में? मेरे लिए लोकसभा चुनाव में स्पेशली बात करें तो एजुकेशन वाला मेजरली है और काफ़ी काम किया है मेरे को लगता है सरकार ने हमारे एंड से। और जो पॉजिटिव रहा पूरे प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी सिक्योरिटी पर्पज से, और उसमें भी बहुत सारे काम हुए हैं। इसके अलावा आपके जितने भी लॉ पारित हुए हैं उसमें भी बहुत सारा काम हुआ है। तो मुझे लगता है कि काम इफेक्टिव हुआ और अच्छा हुआ है जी। सर अगर बात की जाए उत्तराखंड की, तो स्थानीय मुद्दे कौन से रहने वाले हैं आपके क्षेत्र के? स्थानीय मुद्दा बहुत ही बेहतरीन था सर, भू कानून का, जो कि काफ़ी हद से एज ए लेमैन है हम लोग, तो वर्किंग है और काम भी करते हैं, अपना बिजनेस भी करते हैं। तो उस चीज़ में बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा हमें एज ए कल्चरल ग्रोथ के लिए भी और अपने प्रदेश को बचाने के लिए भी। जो हमारी बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, उसको काफ़ी हद तक हम इनिशिएट करके आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं तमाम मुद्दे रहेंगे जिनका असर हमें लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। और लोगों का कहना है कि एजुकेशन और तमाम सेक्टर्स में जो काम हुए हैं
इसके अलावा अगर बात की जाए तो और आगे लिए चलते हैं जानने के लिए कि उत्तराखंड की जनता के दिल में क्या है। हरिद्वार बाईपास पर इस समय हम मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम अफजल मेहदी है। मेहदी साहब, अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव के, क्या आधार रहेगा आपका वोट करने का? वोट करने का आधार इस टाइम जो हमारे देश की समस्याएं हैं उसके ऊपर सबसे मेन मुद्दा जो है बेरोज़गारी का है। ठीक है, जो भी सरकार आएगी जिसको हम वोट करेंगे, हमारा जो नज़रिया रहेगा वो यही रहेगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो आने वाले टाइम में देश के भविष्य के लिए, जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए, और जो बेरोज़गार हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं और जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए काम करना चाहिए। देश के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, और अपने देश को आगे बढ़ाएगी जो पार्टी, हम उसको सपोर्ट करेंगे। मतलब कैंडिडेट देख के आप तय करेंगे कि कौन कैंडिडेट इस तरीके से काम कर सकता है, कौन सा राजनीति? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो जो भी कैंडिडेट होगा, ठीक है, उसको अच्छी तरीके से जांचा परखा जाएगा। और फिर चुनाव का समय तमाम कैंडिडेट आपके पास भी आ रहे होंगे वोट मांगने, तो क्या बातें आप कह रहे हैं, क्या आश्वासन मिल रहा है? आश्वासन तो सभी पार्टियां देती हैं सर, और कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो बिना आश्वासन के वोट मांगे। लेकिन चुनाव के बाद जो अपनी बात पे खरा उतरे, ठीक है, उसको कैंडिडेट को हम देखेंगे कौन इस तरीके का है। सर, आपका गुड नेम? मेरा अजीत सिंह। अजीत जी, क्या करते हैं आप? मैं बिजनेसमैन हूँ जी। बिजनेसमैन है, सीमेंट का बिजनेस। अच्छा, बिजनेसमैन है आप। अजीत जी, आपके लिए क्या मुद्दा रहने वाला है लोकसभा चुनाव में? हमारे लिए तो विकास और लोगों को बेहतर सुविधाएं जी, है ना, मेन विकास का मुद्दा है जो देश को आगे बढ़ाए जी। हमारे देश की जीडीपी आगे बढ़ रही है जी, वो और आगे बढ़नी चाहिए, नंबर 1 पे आए जी। तो आपको लगता है कि विकास जो है वो देहरादून, अगर बात करें हम जहाँ पर खड़े हैं, टिहरी लोकसभा है, इस पर असर करता है ये मुद्दा? क्यों नहीं करता है? जो हमारी ऑल वेदर रोड बनी है वो टिहरी में भी तो आती है ना। अब जो विकास के मुद्दे हैं, जैसे हम आज से बचपन में हम लोग जब कभी गाँव जाते थे तो हमको सुबह 4 बजे से लेकर रात को 8 बजे पहुँचते थे हम लोग। कहाँ है आपका गाँव? मेरा घनसाली से आगे पड़ता है जी, है ना, टिहरी विधानसभा में आता है। लेकिन आज के टाइम पे हम लोग सुबह 6:30 बजे निकलते हैं तो 9:30-10 बजे हम लोग गाँव पहुँच जाते हैं। वो विकास ही तो है जी। रोडें बढ़िया हो रही है, फैसिलिटीज़ बढ़िया आ रही है है ना, वही है। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों का सीधा तौर पर चुनाव वही होगा जो विकास के लिए कार्य करेगा, और तमाम जनता जो है वो जागरूक हो चुकी है, और जागरूक जनता तय करेगी लोकसभा चुनाव में कि आखिर कौन यहाँ पर उनका सांसद बनेगा। केसर सिंह घनाता एक बुजुर्ग हमें मिले हैं जब हम यहाँ पर पब्लिक के बीच आए, उनसे बात करते हैं। सर, क्या मुद्दा रहने वाला है लोकसभा चुनाव में आपके लिए? लोकसभा चुनाव में वही पुराने मुद्दा, क्या नया तो कुछ हो नहीं रहा, कुछ तो ये पुराना जो चल रहा वैसे चलेगा, बाकी क्या नया तो ऐसा कोई है भी नहीं, कोई पार्टी भी नहीं जो कुछ करे कुछ बोले नहीं। आप क्या अपेक्षा रखते हैं राजनीतिक दलों से? ऐसा कौन सा काम आपको लगता है कि ये होना चाहिए था, ये हुआ नहीं, या ये काम अच्छा हो गया है? ये काम जो है, जो बारीक काम है, वो जो दिखाई दे रहा है उनको, जैसे रोड शोध कर रहे हैं, लेकिन जो बहुत से काम हैं जैसे मोहल्ला हो, गली नाले हो गए, उसका तो कोई ध्यान नहीं देता है। जो सामने है वो तो उनको उसको देखते हैं, जो इसमें जितने नेताजी चले, बड़े बड़े लोग चले, वही वो, बाकी गली मोहल्ले में तो हालत बहुत खराब है उनकी जी। तो इसके अलावा अगर बात करें, ये तो आपने एक तरीके के साफ सफाई और मोहल्ले की बात की, चूँकि लोकसभा चुनाव है, बड़ा चुनाव है, देश को लेकर वहाँ निर्णय लिए जाते हैं, वहाँ पर नियम बनते हैं। आपको लगता है कि कुछ और भी चीज़ें होनी चाहिए? चीज़ें तो बहुत कुछ होनी चाहिए, लेकिन अब किसको बोले हम, रूलिंग पार्टी तो वो वही करें अपनी जो उनकी ये होगी, बाकी दूसरी कोई पार्टी जो अपोजिशन जो इसका विरोध करे, इसको करे, ठीक है। उत्तराखंड का द्वारा वो ख़त्म ही है, समझो कोई नहीं है। दूसरी पार्टियां भी इतनी ये नहीं है, अभी तो लोगों के दिमाग में भरा हुआ बीजेपी का चाहिए है कि नहीं, कि बीजेपी बढ़ना, तो ज़्यादातर लगता है वैसे कांग्रेस को होना चाहिए, विरोध में कोई ना कोई पार्टी होनी चाहिए, अच्छी पार्टी होनी जो कुछ करे, तभी तो मतलब उनको तो आप कहना चाह रहे हैं कि विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। मेरा विपक्ष तो ये तो जैसे चाहे वैसे करेंगे, अगर विपक्ष नहीं है तो वो अपनी मनमानी करेंगे,
है कि काम भी जैसा उनको लगे वैसे करेंगे। जब विपक्ष होगा उनको टोकेगा, उनको बोलेगा नहीं ये नहीं ऐसा होना चाहिए है कि नहीं। तो जो अंदर की बातें हैं वो जो खास हैं वो तो विपक्ष को पता होता है कहाँ क्या है। रूलिंग पार्टी आए अपना बड़े बड़े नेता हैं ये सब, अच्छा जो विपक्ष है वो तो ज़मीन से जुड़ा होता है, क्योंकि काम धंधा कुछ है ही नहीं कुछ। इनको तो आज इधर है, कल लखनऊ, परसों कोई घूमते रहेंगे इधर उधर। तो जाहिर सी बात है कि मजबूत लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए ताकि लोकतंत्र मजबूती से चले और जो जमीनी मुद्दे हैं वो सरकार के कानों में लगातार डाले जा सके। देहरादून का मिजाज जानने के लिए इस समय हम मौजूद है देहरादून कचहरी के पास। यहाँ कुछ युवा साथी मौजूद हैं। आपका नाम? अयान जुनेजा। अयान जी, लोकसभा चुनाव हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे उत्तराखंड को लेकर काफ़ी सारे हैं। बेरोजगारी है, पलायन है, उसके बाद करप्शन है। उत्तराखंड का मेन मुद्दा, हर कोई आता है वादा करता है। स्वास्थ्य सेवाएं एकदम ख़राब पड़ी हैं उत्तराखंड की। शिक्षा बहुत नीचे जा रही है, जबकि देहरादून के अंदर बहुत ही बढ़िया स्कूल बनाए गए हैं, मतलब वर्ल्ड के अंदर उनका नाम है। लेकिन अगर हम पहाड़ों की तरफ चले तो वहाँ बेसिक प्राथमिकता शिक्षा ही नहीं दे पा रहे हैं। तो इन मुद्दों को लेकर काफ़ी जोश रहेगा लोगों के अंदर कि ये उठाएंगे। पलायन नहीं रोक पा रही है हमारी कोई भी सरकार आके। हमारे सबसे ज़्यादा 22 साल की गवर्नमेंट बन चुकी है, उसमें से 11 मुख्यमंत्री ये बदल चुके हैं। कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं मिल पा रही है उत्तराखंड को। तो इस बार ये रहेगा कि जो भी यहाँ से जाकर दिल्ली बैठे वो एक बार आके देहरादून की जनता की भी आवाज़ सुने। माना सोशल मीडिया का ज़माना है, सब कुछ वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन जिन लोगों से वोट मांगते हैं उसके बाद उनके बाद पहुँचने में कोई हर्ज नहीं है। आपका क्या वोट करने का आधार रहेगा? आप क्या सोच रहे हैं? हम यही सोच रहे हैं जो लोग हमारे बीच में आएंगे, पब्लिक के लोग हो यार, पब्लिक के बीच में आएंगे, उन्हीं का तो समर्थन देंगे हम भी। पब्लिक के लिए हैं, पब्लिक के बीच में आएंगे आप लोग, आप हमसे वोट मांगते हो, उसके बाद आप हमसे ही दूर हो जाते हैं। 5-5 साल बाद दिखेंगे ना, हमारे पूछेंगे ना, मुद्दे उठाएंगे। आपको यहाँ से दिल्ली इसीलिए भेजा जाता है कि उत्तराखंड के मुद्दे आप वहाँ पे उठाएं, बजट लेके आए उत्तराखंड के लिए। छोटा प्रदेश है, उसके लिए कुछ करें, लेकिन नहीं, वो सब नहीं हो पाता। हमारे जो सांसद है माननीय सारे गायब हो जाते हैं जीतने के बाद, दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं, लेकिन चुनाव आते ही सबके दर्शन मिल जाते हैं हमें। तो पब्लिक है, नाराज भी है। आपका गुड नेम? सुधांशु लूथरा। सुधांशु जी, क्या मुद्दा रहने वाला है? मुद्दा मेन जो रहने वाला है वो विकास का रहने वाला है हमारे यहाँ, क्योंकि अभी जैसे डबल इंजन सरकार है हमारे यहाँ, तो उस हिसाब से विकास हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं हो रहा है, लेकिन उस स्तर पे नहीं हो रहा है जिस स्तर पे वादे किए गए थे। बाकी हमारे यहाँ पिछले साल जैसे पिछली बार चुनाव हुए थे बीजेपी आई थी, इस बार भी बीजेपी का ही लग रहा है कि बीजेपी ही आएगी। आपको क्या लगता है, क्या आधार है बीजेपी के आने का, क्या वजह मानते हैं आप? मेन तो वजह एक ही है, मोदी जी। मोदी जी के अलावा कोई वजह नहीं है। यहाँ जो लोकल हमारे चेहरे हैं वो तो हमें जो भाई विधायक है वो नज़र आते हैं, लेकिन एमपी तो जो हमारे क्षेत्र की एमपी है वो तो मुझे अराउंड 6-7 साल हो गए आज तक कभी नज़र नहीं आई। 1 या 2 बार नज़र आई होंगी, मतलब अपने क्षेत्र में ही वो नज़र नहीं आती। लेकिन जब तक मोदी जी का सबके सर पर आशीर्वाद है सब जीत रहे हैं। तो आप केवल इस आधार पर वोट कर देंगे कि मोदी जी और आपके एमपी आपसे नहीं मिल रहे? जी, मेन तो हमें मोदी जी चाहिए सेंटर में, उसकी वजह से हमें वोट करना पड़ रहा है। हाँ, जहाँ तक रही लोकल मुद्दे की बात, हमारे विधायक की बात, पार्षद की बात, उसमें जो है हम बिल्कुल देख के वोट करेंगे, लेकिन इस चुनाव में तो हमें मोदी जी को देखकर ही वोट करना पड़ेगा। क्या बोले भारत में हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि उत्तराखंड की जनता का आखिर क्या मिजाज है और उत्तराखंड की जनता किस आधार पर वोट करने जा रही है। और जिस तरीके से जनता ने तमाम मुद्दों पर खुलकर बात की, ये कहा जा सकता है कि जनता जागरूक हो चुकी है और राजनीतिक दलों को अब अपने मैनिफेस्टो जनता के आधार पर तय करने होंगे, जिसके चलते जनता 2024 में जिस भी व्यक्ति को चुनकर भेजेगी पूरी तरीके से उसको जांचेगी, परखेगी, फिर संसद का पास देगी। तो क्या बोले भारत में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीडी न्यूज के साथ।